जय जवाहर साथियों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद सीजीपीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सीजी करंट अफेयर अप्रैल 2023 का यह वीडियो होने वाला है। संपूर्ण अप्रैल महीने की छत्तीसगढ़ समसामयिक घटनाएं की जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं सीजी करंट अफेयर 2023 अप्रैल। सबसे पहले अपने ऑनलाइन कोर्स की भी जानकारी देना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में सबसे न्यूनतम शुल्क में बेस्ट स्टडी मटेरियल विथ डेप्थ हम ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से। 2 बैचेस की जानकारी आपको फिलहाल दूंगा। एक है समन्वित संयुक्त सीरीज, जिसमें हम संपूर्ण विषय, चाहे वो छत्तीसगढ़ का संपूर्ण सामान्य अध्ययन हो, भारत के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आने वाले सारे विषय हो, या मैथ्स या रीजनिंग हो, पूरे डिटेल में कवर करवाया जाएगा। तकरीबन 700 प्लस वीडियो दिए जाएंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों होगा। ये आपको दिया जा रहा है मात्र 2199 में। इसकी न्यू बैच की जो है वो शुरुआत होने वाली है तकरीबन 15 मई के बाद, लेकिन उसके साथ ये भी है कि उसकी प्राइस बढ़ के हो जाएगी 2499। तो इस बैच में एडमिशन लेने का अंतिम मौका, क्योंकि कुछ लाइव क्लासेस हो चुके हैं, लेकिन उस लाइव क्लास को आप रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से कवर करें और प्रेजेंट डेट से जब भी आप कोर्स खरीदते हैं आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रिकॉर्डेड है, ऑनलाइन है। आप जो क्लासेस अगर हो भी गई है कुछ 10-12, उसको रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिए और दिए हुए समय पर बाकी लाइव अटेंड करते चलिए, ठीक है। तो 2199 में संपूर्ण विषय दिए जा रहे हैं, जो मेंस और प्लेन्स दोनों की कॉमन पोर्शन है। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे न्यूनतम शुल्क में ऑनलाइन क्लासेस हम चला रहे हैं, ठीक है। महीने की वैलिडिटी की बात करें तो 12 महीने की वैलिडिटी, सीजीजीएस, इंडियन जीएस, सीसेट सभी शामिल है। 700 प्लस तकरीबन वीडियो दिए जाएंगे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, ठीक है। हमारी जो क्लासेस है ऑनलाइन प्रातः सुबह 7:30 बजे संचालित हो रही है। एक और सब्जेक्ट की क्लास जिसमें हम सीजीजीएस कवर करा रहे हैं अभी, ठीक है। और एक जो क्लास चलेगी शाम को 7:30 बजे चलेगी, जिसमें इंडियन जीएस के विषय हम कवर कराएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा क्लासेस अभी इसमें लाइव हुई नहीं है। आप जल्द से जल्द ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अंतिम मौका 2199 में परचेस करने का। न्यू बैच शुरू हो जाएगी, प्राइस हो जाएगी 2499। क्लियर। तो संपूर्ण विषय इस समन्वित संयुक्त सीरीज में कहां से मिलेगा? आजाद सीजीपीएससी एकेडमी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर कोर्स वाले सेक्शन में ये बैच आपको दिखाई दे देगा, इसी थंबनेल के साथ में। एक बैच सुगर छत्तीसगढ़ सीरीज नाम से है, जिसको आप भली भांति जानते होंगे, नहीं जानते होंगे सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ का संपूर्ण सामान्य अध्ययन कवर होता है इसमें मात्र 599 में, ठीक है। तकरीबन 250 के आसपास इसमें वीडियो दिए जाएंगे, इतने डेप्थ में हम कवर करेंगे। प्लस स्टडी मटेरियल के रूप में पीडीएफ भी दिया जाएगा, जिसे प्रिंट करा के आप पढ़ सकते हैं पूरे डिटेल में, ठीक है। हमने पिछले 2 वर्षों में ऑनलाइन क्लासेस सफलतापूर्वक संचालित भी किए हैं, पूरे डिटेल में हमने पढ़ाया है। क्योंकि अगर आपको कहीं से आजाद सीजीपीएससी एकेडमी का मटेरियल दिखे या फीडबैक मिले तो जरूर लीजिएगा कि किस लेवल पर जाकर हमने पढ़ाया है, ठीक है। तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन 599, इसमें भी न्यू बैच की शुरुआत होने वाली है 15 मई के बाद, और इसकी प्राइस फिर हो जाएगी 699। तो 599 में एडमिशन लेने का फिर से ये अंतिम मौका है 15 मई तक। जल्दी कीजिए रजिस्ट्रेशन। ये केवल छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को लेकर बैच है, और जिसको सभी विषय पढ़ना है उसके लिए समन्वित सीरीज है। तो अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर लें। इसके अलावा अन्य इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल है दोस्तों। कोई अगर डाउट हो तो इस दिए हुए फोन नंबर पर या फिर इस दिए हुए फोन नंबर पर आप फोन करके पूछ सकते हैं ऑफिस समय पे। ये भी लाइव क्लास होगा, लाइव क्लास के माध्यम से क्लासेस कवर करवाई जा रही है। तो चलिए, ये तो हो गई ऑनलाइन क्लास की जानकारी। अब हम अपना अप्रैल महीने का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रैल महीने में बेरोजगारी भत्ता योजना की। सरकार द्वारा घोषित किया गया बेरोजगारी भत्ता योजना कब, कैसे, संपूर्ण बातें देखिए। 1 अप्रैल 2023 से इसका शुभारंभ हो जाएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर में भी देखते जा रहे हो कि कितने आवेदन आए और कितने एक्सेप्ट किए गए, कितने रिजेक्ट किए गए, ठीक है। तकरीबन 1 लाख से अधिक आवेदन इसके लिए आ गए, माफ कीजिए, बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए। और उसके बाद 17,000 के लगभग आवेदन जो है वो रिजेक्ट भी किए जा चुके हैं, क्योंकि इसकी पात्रता है कि कौन कौन इसमें पात्र होंगे। इसकी अपात्रता भी है, पूरी डिटेल में आप जानकारी आराम से देख सकते हैं। लेकिन जो करंट अफेयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो देखिए, शुभारंभ कब? 1 अप्रैल 2023। योजना क्या है? योजना के अंतर्गत पात्र जो हितग्राही होंगे, क्या लिखा है? बेरोजगारी भत्ता। ऐसे बेरोजगारों को, शिक्षित बेरोजगारों को दिया जाएगा जिनके पास कोई भी नियोजन नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार के नियोजन में वो शामिल नहीं है, मतलब नौकरियों में शामिल नहीं है, ना तो प्राइवेट जॉब, ना तो गवर्नमेंट जॉब, ना ही स्वरोजगार, किसी भी नियोजन में शामिल नहीं है, उनको ये दिया जाएगा, ठीक है। कितना रुपए? 2500 रुपए महीना। 2500 रुपए महीना सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। बेरोजगारों को साथ ही कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता भी दी जाएगी, ठीक है। अब यहां पर बात है कि पात्रता की शर्तें क्या क्या है, कौन कौन इसमें पात्र होगा। देखिए, आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है भाई, मूल निवासी, सीजी डोमेसाइल होना जरूरी है, ओके, क्लियर। आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदन की उम्र 18 से 35 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखें,
1 अप्रैल को ये जो 1 अप्रैल से जब ये योजना की शुरुआत हो रही है, उसमें किसी भी अभ्यर्थी जो इसके लिए अप्लाई करेगा बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए, उसकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है क्या? क्लियर है? चलिए, आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम हायर सेकेंडरी यानी 12वीं कक्षा पास हो, है ना, 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, क्योंकि यहां पर लिखा है शिक्षित बेरोजगारों को दिया जाएगा ये, तो शिक्षित मतलब कम से कम 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में इसका पंजीकृत होना चाहिए, छात्र का, जो भी अभ्यर्थी जो इसके लिए अप्लाई करेगा। ठीक है, मतलब रोजगार कार्यालय में जो हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो शर्त पूरी होनी जरूरी है। मतलब आपका रोजगार कार्यालय या फिर किसी भी स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ये भी है कि जब कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए हम तैयारी वगैरह करते हैं तो रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, तो इस बात को ध्यान जरूर दें। ठीक है क्या? तो ये बहुत ही जरूरी कंडीशन हो जाती है। आगे बढ़े, आइए, आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेंडरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना हो। ठीक है, क्या लिखा है? हायर सेकेंडरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना हो। मतलब जो भी न्यूनतम उसकी क्लासिफिकेशन है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, चाहे वो हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं किया हो या फिर उसने ग्रेजुएशन किया हो। ठीक है, और ये जो आपकी रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन है उसके बीच में गैप बोल रहा है कि 2 वर्ष का होना चाहिए, ये कहा जा रहा है इसका मतलब। ठीक है, आवेदक की स्वयं की आय का कोई भी स्रोत ना हो, खुद कुछ भी ना कमाता हो, या आवेदक के परिवार के सभी सदस्यों की वार्षिक आय मिलाकर होनी चाहिए 2.5 लाख रुपए या उससे कम। ठीक है, अब यहां लिखा है 2.5 लाख रुपए या उससे अधिक, मतलब क्या लिखा है? जो आवेदक है, आवेदक, ठीक है, मैंने अभ्यर्थी कहा होगा, जो आवेदक समझिए उसको, तो आवेदक की खुद की आय नहीं होनी चाहिए, डेफिनेटली जिसकी आय का स्रोत नहीं है उनको दिया जा रहा है, या उनके परिवार के सदस्यों को मिलाकर, उनके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनको मिलाकर पूरे परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे आवेदक जो है वो पात्र होंगे। पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, मतलब देखो, जो आय प्रमाण पत्र होता है पूरे परिवार का, मतलब जो भी कमाता है घर में, जो अर्न करता है, जैसे पिताजी हो गए या कोई और हो गया, ठीक है, तो परिवार की जो आय शो करनी है, हमको इनकम शो करनी है, उसके लिए आय प्रमाण पत्र बनेगा। ये आय प्रमाण पत्र ऐसा ना हो कि ये 1 साल से पुराना हो, 2 साल पहले करवाया है, 3 साल पहले पर, ऐसा नहीं, ये रिसेंट में होना चाहिए। रिसेंट में मतलब कम से कम 1 वर्ष के गैप में होना, मतलब अभी जैसे मान लेते हैं आपने इसके लिए आवेदन किया, तो वो जो आय प्रमाण पत्र है 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े, बेरोजगारी भत्ता की अवधि क्या होगी? योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र आवेदक को प्रथमतः 1 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा। शुरू में 1 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता उनको दिया जाएगा। इस अवधि में लाभकारी नियोजन प्राप्त नहीं होता है तो इस अवधि को 1 वर्ष और बढ़ाया जाएगा। देखो, 1 वर्ष के लिए शुरू में दिया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि कहीं से इनको नियोजन तो नहीं मिला। अगर कोई भी लाभकारी नियोजन या नौकरी इनको नहीं मिल पाती है तो 1 वर्ष के लिए फिर यह अवधि को बढ़ा दिया जाएगा। इस स्थिति से ये क्या हो गया? बेरोजगारी जो भत्ता मिलेगा अधिकतम 2 वर्ष के लिए मिलेगा, उससे ज्यादा किसी भी स्थिति में नहीं मिलेगा। तो देखो, चाहे वो 2 वर्ष के बाद भी उसको अगर कोई नियोजन नहीं मिलता है, नियोजन में वो नहीं लग पाता है, तो उसको 2 वर्ष के बाद नहीं मिल पाएगा ये बेरोजगारी भत्ता। तो किसी भी स्थिति में यह अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 2 वर्ष मैक्सिमम किसी को भी बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इतनी बातें क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, आइए नेक्स्ट। आवेदन की प्रक्रिया के लिए देखो, इच्छुक आवेदक जो है बेरोजगारी भत्ता के लिए ये दिए हुए वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्लियर है? ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संपूर्ण उसमें जो अटैचमेंट वगैरह रहेगा, डॉक्यूमेंट को अटैच करते हैं वो सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपको। क्लियर है क्या? तो ये है बेरोजगारी भत्ता योजना। आइए अगला जो पॉइंट है, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023। देखो, यहां केवल आर्थिक सर्वेक्षण नहीं लिखा है, इसके सामने जुड़ा हुआ है क्या? सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक सर्वे, सामाजिक सर्वे कराया गया, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण उसको बोला। कब करवाया गया? इसका ड्यूरेशन था 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक घर घर जाकर सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ये सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य किया गया। तो ड्यूरेशन यहां पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें कब से कब तक चला, ये पूछ दिया जाएगा इसके बारे में। ठीक है, क्या है?
विगत वर्षों में क्यों किया गया? देखो, विगत वर्षों में शासन की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं थी उसका लाभ कितने लोगों को और कैसे पहुंचा, इस बात का जायजा लेने के लिए या इसका डेटा मेंटेन करने के लिए यह सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करवाया गया। ठीक है, तो जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो आम जन के जीवन में किस तरीके से प्रभाव डाल रहा है, इसका लाभ लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और कितना मिल रहा है, ये सब डाटा एकत्रित करने के लिए ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण करवाया गया है। क्लियर है? और अगर इसमें और कोई अच्छे इंप्लीमेंटेशन की अगर जरूरत है, बेहतर क्रियान्वयन की फ्यूचर में जरूरत है, तो उस पर भी जोर दिया जाएगा, है ना, कि किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है जो सरकार की योजनाएं हैं, आगे इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, वो सब कुछ ध्यान में रख के ये करवाया गया है। क्लियर? सर्वेक्षण से विभिन्न योजनाओं से वंचित हितग्राही भी अब नवीन सूची में शामिल हो पाएंगे। देखो, अगर कोई शासन की योजनाओं से वंचित रह गया है तो उसमें भी इस बात का पता चल जाएगा और उनको भी इस योजनाओं की नवीन सूची में शामिल किया जाएगा, सरकार की योजनाओं की नवीन सूची में शामिल किया जाएगा। उन्हें पात्रता के अनुसार शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। ठीक है, सर्वेक्षण ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर सर्वेक्षण दल जो है मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से करेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वेक्षण करेंगे और उसमें यही सारी जानकारी लेंगे कि आपके घर में कितने लोग हैं, उनमें से कितना कौन क्या अर्थ करता है, राशन कार्ड है या नहीं है, गरीबी रेखा कार्ड, ये सब जानकारी उसमें ली जाएगी। ठीक है, ये सब जानकारी इसमें मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से फीड की जाएगी और ये इसका लोगो है, छत्तीसगढ़ शासन का लोगो, छत्तीसगढ़ शासन सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023। कब से कब तक करवाएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है अभी फिलहाल, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक जो इकोनॉमिक सर्वे आता है वो अलग है ना, जो प्रतिवर्ष जो हमको पढ़ना होता है वो अलग है, ये सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण है। क्लियर? आगे देखो, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का विस्तार किया गया, ये हमने बजट में भी देख लिया था और इस योजना की जब घोषणा हुई थी तकरीबन सितंबर 2022 में, तो उसके करंट अफेयर में भी, लास्ट ईयर के जो करंट अफेयर है उसमें भी हमने इस योजना के बारे में देख लिया था। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, इसको बजट में भी पढ़ा है, जो रिसेंट बजट आया उसमें भी पढ़ा है मैंने, और जो पिछले वर्ष में जब इसकी घोषणा हुई थी इस योजना की तो भी पूरे डिटेल में पढ़ा है। तो एक बार फिर से रिवीजन करने में कोई हर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका क्रियान्वयन अप्रैल महीना से शुरू होना था और इस कारण अप्रैल महीने के करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं। आइए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार राजीव गांधी, देखो घोषणा बजट भाषण में हुई कि 1 अप्रैल से लागू होगा ये, लेकिन इस घोषणा के बारे में पहले ही बता दिया गया था, तो लास्ट ईयर के करंट अफेयर में भी देखा हमने। ठीक है, राजीव गांधी कृषि भूमिहीन कृषि, क्या भूमिहीन कृषि मजदूर, ये हाईलाइट करना है। क्या हाईलाइट करना है? भूमिहीन कृषि मजदूर। ये योजना किसके लिए है? ऐसे कृषि मजदूर के लिए जिनके पास खुद की भूमि नहीं है कृषि कार्य के लिए। ठीक है, उनके लिए योजना है। अब ये इसके लिए जो पात्र होंगे, मतलब हितग्राही जो होंगे, वो कौन कौन होंगे, किसको किसको शामिल किया गया है, इसके बारे में एक बार क्विक रिवीजन। ठीक, लेकिन जब ये शुरू में योजना लाई गई थी ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक, मतलब ग्राम पंचायत के लिए थी, ग्रामीण क्षेत्र तो नहीं बोलेंगे, ग्राम पंचायत की थी। लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हो कि इसका दायरा बढ़ा दिया गया, मतलब इसका विस्तार कर दिया गया और विस्तार करके ग्राम पंचायतों के साथ साथ नगर पंचायत में भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के साथ, मतलब ग्राम पंचायत के साथ साथ नगर पंचायत में भी वहां के जो निवासरत भूमिहीन कृषि मजदूर होंगे उनको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। ठीक है, तो ग्राम पंचायत क्षेत्र साथ में नगर पंचायत भी ध्यान रखना है, इन दोनों क्षेत्र में निवासरत ऐसे भूमिहीन कृषि मजदूरों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा, तो दोनों ध्यान रखना। तो विस्तार कैसे किया गया? पहले केवल ग्राम पंचायत के लिए था, अब नगर पंचायत के लिए भी इसको विस्तार कर दिया गया। हितग्राही परिवार की पात्रता, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए एक बार। मूल निवासी होना तो जरूरी है, ज्यादातर योजनाओं के लिए मूल निवासी होना जरूरी है। ग्राम पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्र में निवासरत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार, ये जैसे कि मैंने बोला इस पे आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि तथा वन अधिकार प्रमाण पत्र से प्राप्त भूमि को कृषि भूमि माना जाएगा। देखो, ये किसको मिलेगा? भूमिहीन कृषि मजदूर, मतलब ऐसे जो दैनिक मजदूरी का कार्य करते हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र से संबंध रखते हो, लेकिन इसमें कुछ ऐसे हितग्राही भी हैं जो कृषि का कार्य नहीं करते, उनको भी इसमें शामिल किया गया। अब एक चीज समझना, तो इसमें मैंने बोला भूमिहीन कृषि मजदूर, ठीक है, तो किसको भूमिहीन माना जाएगा? एक तो भूमिहीन वो है कि जिनके पास खुद की जमीन है ही नहीं, लेकिन कुछ कृषि मजदूर ऐसे भी होते हैं जिनके पास खुद की जमीन तो नहीं होती, लेकिन वो कुछ जमीन जो है पट्टे पे लिए हुए होते हैं, या उनके पास जो है वन अधिकार प्रमाण पत्र होता है, जिससे
वो वन वाले क्षेत्र में अपना ये कृषि मजदूरी कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे कृषि मजदूर जो किसी भी प्रकार की भूमि को पट्टे पर लिए हो, ठीक है, किस पे लिए हो, पट्टे पर, और वो भूमि कैसी होनी चाहिए, शासकीय। पट्टे पर लेना मतलब देखो, जैसे कोई भूमि मालिक है, उनकी भूमि ऐसी पड़ी हुई है, तो वो मालिक क्या कर देते हैं, किसी व्यक्ति को दे देते हैं, जाओ तुम कृषि कार्य वगैरह करो। बदले में जो भी शर्त वगैरह रहती है कि बदले में अनाज वगैरह हिस्सा देना पड़ेगा या पैसा देना पड़ेगा, वो उनका आपस में एग्रीमेंट है, वो उनकी बात है। तो खाली पड़ी भूमि को कोई मालिक जो है, भूमि मालिक जो है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को काम के लिए दे देता है, उसको बोलते हैं पट्टे पर लेना। ठीक है, पट्टे पर लेना, क्लियर है। तो अगर किसी व्यक्ति के पास पट्टे से प्राप्त कोई शासकीय भूमि हो या वन अधिकार प्रमाण पत्र हो, तो उसके पास ये माना जाएगा कि उसके पास भूमि है। मतलब ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे कृषि मजदूरों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो लिखा है ना, प्राप्त भूमि को कृषि भूमि माना जाएगा, और कृषि भूमि माना जाएगा मतलब कृषि भूमि इनके पास है माना जाएगा, तो इनको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ग्राम पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्रों के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा शामिल होंगे। बढ़ाई देखो, कृषि मजदूर लिखा है, लेकिन मैंने बोला कि कृषि में संलग्न हो ये जरूरी नहीं। ठीक है, जैसे इसमें किसको किसको शामिल किया गया है, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित। ठीक है, जैसे पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े, पौनी पसारी मतलब जो फेरी वगैरह, मतलब जो कहीं गली वगैरह में या बाजार हाट वगैरह में अपनी छोटी सी दुकान लगाते हो, ठीक है, उनको पौनी पसारी बोलते हैं। व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक, समय समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे। क्लियर है क्या। तो कृषि में संलग्न मजदूर के साथ साथ ये सारे भी पात्र होंगे यदि उन परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। क्या नहीं है, कृषि भूमि नहीं है। भूमि नहीं होना जरूरी है। किसी भी प्रकार की अगर भूमि हुई, चाहे पट्टे पे ली गई हो या वन अधिकार पत्र के माध्यम से मिली हो, वो योजना के पात्र नहीं होंगे। क्लियर, आगे बढ़ जाएं। चलिए और देखिए इनको किसको किसको इसमें शामिल किया गया, ये भी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण और नगर पंचायत क्षेत्रों के, अब ग्रामीण लिखा मतलब ग्राम पंचायत, ठीक है, के आदिवासियों के देव स्थल में पूजा करने वाले अनेक पद, जैसे पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी आदि नामों से जाना जाता है जिनको, या आदिवासियों के देव स्थल से संबंधित अन्य पद, देव स्थल से संबंधित अन्य पद। देव स्थल मतलब किसी भी आदिवासियों का देव स्थल मतलब मंदिर स्थल, ठीक है, जिसको मंदिर कहते हैं, जहां देवी देवताओं की पूजा पाठ होती है उसको देव स्थल बोलेंगे। तो उसके पुजारी जो है अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, या उस देव स्थल से संबंधित जो अन्य पद होते हैं जो उस देव स्थल की देखरेख वगैरह करते हैं, जैसे हाट पहरिया, बाजा मोहरिया। ठीक है, कृषि भूमि धारण करने के बावजूद योजना अंतर्गत पात्र होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जा रही है। स्टेटमेंट के रूप में देगा तो पहचानना पड़ेगा। बोल देगा कि स्टेटमेंट की किसी के पास वन अधिकार पत्र है, कोई पट्टे पर लिया है, तो ये पात्र होंगे या नहीं होंगे, आपको पहचानना रहेगा। एक ये भी दे देगा कि भैया आदिवासियों के देव स्थल से संबंधित जो पद है या पुजारी है, उनके पास अगर कृषि भूमि है तो पात्र होंगे नहीं होंगे। आपसे पूछ देगा कि कौन कौन पात्र हैं या नहीं है, तो भैया इनके पास अगर कृषि भूमि है भी तो भी ये पात्र होंगे। ध्यान रखना, पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी, ठीक है, हाट पहरिया, बाजा मोहरिया, ये सारे पात्र होंगे अगर इनके पास कृषि मजदूर है, कृषि भूमि है फिर भी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। क्लियर, चलो अगला देखें। परंतु इस वर्ग के वे परिवार, अब देखो इस वर्ग को बोल दिया कि अगर कृषि भूमि है तो भी पात्र हो जाएंगे, लेकिन इसी परिवार या इसी वर्ग के वे परिवार जो शासन से किसी तरीके का भत्ता लेते हो या आर्थिक सहायता लेते हो, ध्यान से सुने, आदिवासी वर्ग के अंतर्गत आने वाले ये सभी पद कृषि भूमि के होने के बावजूद पात्र होंगे। लेकिन अगर वो पहले से सरकारी किसी योजना के तहत भत्ता ले रहे हो या फिर आर्थिक सहायता ले रहे हो किसी प्रकार की, तब वो पात्र नहीं होंगे, तब वो पात्र नहीं होंगे। इसी वर्ग की बात करें, मतलब इस पॉइंट का ही सेकंड पॉइंट है ये। एकदम क्लियर हुआ। कृषि भूमि होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सारे वर्ग जो हैं अगर पहले से सरकार से कुछ पैसा, आर्थिक सहायता या भत्ता ले रहे होंगे तो पात्र नहीं हो पाएंगे। फिर दोहराव हो जाएगा ना ऐसे, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत भत्ता ही मिलने वाला है 7,000 रुपए वार्षिक अनेक किश्तों में। क्लियर, आगे देखो। भूमिहीन कृषि मजदूर कौन कहलाएगा, उसका डेफिनेशन है ऐसा व्यक्ति जो कृषि भूमि धारण नहीं करता और जिसकी जीविका का मुख्य साधन शारीरिक श्रम करना है। क्या करना है, शारीरिक श्रम। तुम लिखा हुआ है मजदूर, समझ में आई बात। तो शारीरिक श्रम करना लिखा है, यह जरूरी नहीं कि कृषि शारीरिक श्रम करे, केवल शारीरिक श्रम करना जरूरी है। ठीक है, और उसके परिवार जिसका कि वो सदस्य है, कोई सदस्य किसी कृषि भूमि को धारण नहीं करता है, यह भी रहना जरूरी। देखो उस आदमी के पास खुद की जमीन ना हो चलेगा। देखो
मान लेते हैं किसी परिवार में 4 सदस्य रहते हैं, ठीक है, उसमें से 2 सदस्य ऐसे हैं जिनके पास वो भूमि नहीं है, कोई भी कृषि भूमि नहीं है, लेकिन हो सकता है 2 अन्य सदस्यों के पास कृषि भूमि हो उनके नाम पे। तो इस बात पे आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, मतलब वो व्यक्ति, कि हम दोनों के पास जो है वो कृषि भूमि हमारे नाम पे नहीं है। आप उस परिवार के सदस्य हैं, आपके परिवार के सदस्य के किसी भी सदस्य के पास, मतलब अब आपके परिवार के किसी भी सदस्य के पास अगर कृषि भूमि हुई तो आप पात्र नहीं होंगे, सीधी बात है। आप बोलने का मतलब ये, ठीक है। आवासीय प्रयोजन हेतु धारित भूमि कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी। अब देखो, कुछ लोगों के पास भूमि होगी लेकिन वो आवासीय भूमि होगी, है ना, लेकिन वो खाली पड़ी होगी, उसमें घर नहीं बना होगा, समझना इस बात को, लेकिन वो आवासीय भूमि है, डाइवर्टेड होना जरूरी है, तो उसको कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी। प्रॉपर कृषि भूमि होना जरूरी है, ठीक है। तो कृषि भूमि और डाइवर्टेड भूमि, ठीक है, आवासीय भूमि, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। आवासीय भूमि है तो उसको कृषि भूमि नहीं माना जाएगा और वो पात्र होंगे फिर। अभी देखो लाभ क्या मिलेगा भैया, 7,000 रुपए, जो भी हितग्राही है, हितग्राही परिवार है, 7,000 रुपए अनुदान सहायता राशि प्रति वर्ष किश्तों में दिए जाएंगे। तो इस योजना का पूरा डिटेल आपको मैंने बता दिया है, एक बार फिर से बढ़ जाए आगे। आइए नेक्स्ट, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति 2022 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ग्रामीण कुटीर उद्योग नीति कब आई पूछ देगा, 2022, ध्यान रखना। ये हर एक जो नीति आती है ना सरकार की, ये नीतियां जो है कब की है, ये ईयर इंपॉर्टेंट होता है हमारे। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार प्रदान कर उनकी आमदनी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति 2022 लागू की। देखो क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों को रोजगार और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए, ठीक हो। ग्रामीण क्षेत्रों में बोलना चाहिए आमदनी का एक स्रोत क्या है, कृषि, मुख्य स्रोत कृषि ही है। ज़्यादा से ज़्यादा छोटे मोटे जो व्यापार होते हैं उनके, चाहे किराना स्टोर खोल लिया, कपड़े का दुकान खोल लिया, कुछ कुछ उत्पाद के दुकान खोल लिया, बस वही वहाँ पर के रोजगार का साधन या आय का साधन होता है, ठीक है। लेकिन जो बड़े शहरों में देखोगे कि लोग सर्विस में इन्वॉल्व होते हैं, वैसा गाँव में देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर गाँव की इनकम बढ़ानी है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की इनकम बढ़ानी है, तो वहाँ पर ऐसा कुछ क्रिएट करना पड़ेगा जिससे लोग सर्विस क्लास में कन्वर्ट हो, ठीक है, सर्विस के माध्यम से, नौकरियों के माध्यम से आय अर्जित करें। और सरकार का ये पहल है इसके तहत कि भैया ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करो, कुटीर उद्योग खोल दो, ग्रामीण उद्योग या कुटीर उद्योग खोल दो, तो लोगों को रोजगार मिलने लगेगा और गांवों की, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, लोगों की आय बढ़ेगी ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना। तो उसी के उद्देश्य से किया गया। आइए देखते हैं क्या, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी, जिसको हम रीपा के नाम से जानते आ रहे हैं। पिछले कुछ समय से बार बार ये आया, रीपा रीपा रीपा, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क खोले जाने या स्थापना की जाने की स्वीकृति मिल गई है। 5 वर्षों के भीतर कोशिश की जाएगी कि हर एक ग्राम पंचायत में रीपा स्थापित किया जा सके, हर एक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में रीपा की स्थापना की जा सके। शुरू में 300 की स्वीकृति हो गई, लेकिन आगे आने वाले 5 सालों में कोशिश की जाएगी कि हर एक ग्राम पंचायत में भाई एक ऐसा ग्रामीण और कुटीर उद्योग हो, ठीक है, मतलब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। राज्य की पारंपरिक कलाओं जैसे, इसमें होगा क्या, इस ग्रामीण कुटीर उद्योग के अंतर्गत क्या क्या खोले जाएंगे, जैसे हैंडलूम विविंग, हैंडलूम मतलब हस्तशिल्प, विविंग मतलब बुनकर, बुनना कपड़े ऊपर, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हैंडलूम विविंग। मधुमक्खी पालन, लाख, जड़ी बूटी, बेल मेटल, जो मूर्तियां बनाई जाती है, एक प्रकार का मेटल है ये, ठीक है, धातु है, उससे जो मूर्तियां बनाई जाती है, बेल मेटल। ढोकरा शिल्प कला, ठीक है, बांस शिल्प, गोबर गौमूत्र से बने उत्पाद, वनोपज से बने उत्पाद, ये आदि को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा इस नीति के तहत, ठीक है। आगे बढ़े, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान इसमें है, ठीक है भाई। चलो, तो ये सारे जो आप देख पा रहे हो, अलग अलग शिल्प कला देख रहे हो, उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। मतलब एक तरीके से देखो, ये जो चल रहा है ये क्या है, एक ग्रामीण या कुटीर उद्योग का ही एक फोटो आप देख पा रहे हो, ठीक है। आगे अगला जो हम देख रहे हैं अप्रैल महीने से, वो है राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28, 2023-28 मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है। मोस्ट प्रोबेबली ये आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आए, जो भी एग्जाम होगा। अब तो हमारे एग्जाम का रास्ता खुल चुका है, जो भी पेंडिंग है फिलहाल, अंतरिम रूप से ये सही, लेकिन वैकेंसी का क्लियर होने का रास्ता तो खुला। जो भी वैकेंसियां जो पेंडिंग थी वो क्लियर हो पाएंगी। तो आपने अगर कोई प्रिलिमिनरी स्टेज दिया है, दे रखा है,
तो आगे के स्टेजेस कंप्लीट होंगे, है ना, और उसमें ये सारी चीज़ें काम में आ सकती है। अंतरिम रूप से ही सही, लेकिन वैकेंसी क्लियर होने का रास्ता तो खुला, और जब तक फुल एंड फाइनल रिजर्वेशन पे कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक मान के चलिए वैकेंसी पूरी की जा सकती है। ठीक है, आगे देखें। राज्य सरकार ने महिलाओं की कार्यकुशलता को एक नई पहचान देने के लिए उन्हें उद्यम से जोड़ने के लिए राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 लागू की। ठीक है, क्लियर। नीति के तहत महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। अभी देखो, उद्यमिता नीति मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह स्टैब्लिश करने में महिलाओं को आगे किया जा रहा है। ठीक है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा रहा है। क्यों? महिलाओं की कार्यकुशलता को पहचानने के उद्देश्य से कि महिलाएं भी एक इंडस्ट्री, एक व्यापार खड़ा कर सकती है, और इसके लिए उनको सरकार की तरफ से क्या दिया जाएगा? ऋण सहायता दी जाएगी। ठीक है, आगे आइए, देखिए कितना कितना, ये देखो, है ना, इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए ऋण कितना कितना। महिला उद्यमी को विनिर्माण के लिए, विनिर्माण उद्यम के लिए, विनिर्माण मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी उत्पाद वगैरह बनाने वाली अगर कोई इंडस्ट्री ओपन करना है तो सरकार अधिकतम उनको 50 लाख रुपए की ऋण प्रोवाइड करेगी। सेवा, अगर सर्विस से रिलेटेड कोई अगर इंडस्ट्री ओपन करना है तो 25 लाख रुपए अधिकतम सरकार मदद करेगी ऋण के माध्यम से, और व्यवसाय उद्यम परियोजना के लिए 10 लाख रुपए तक की ऋण सहायता सरकार प्रदान करेगी। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, अब देखो अनुदान भी है, केवल ऋण नहीं है, अनुदान भी है। ऋण और अनुदान में क्या अंतर है? ऋण मतलब जो पैसा सरकार दे रही है उसको सरकार को वापस लौटाना पड़ेगा ब्याज के साथ। ठीक है, अनुदान मतलब ये होता है कि सरकार कुछ छूट दे रही है, छूट दे रही है या सरकार अपनी तरफ से कुछ पैसे दे रही है आपको। ठीक है, जिसको सरकार को वापस नहीं लौटाना है। तो देखिए अनुदान में ये सारे देखो, एक हो गया स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, स्थायी रूप से जो पूंजी लगाना है, शुरू में स्टैब्लिश करने के लिए इंडस्ट्री को एक कैपिटल कॉस्ट की जरूरत होती है कि भैया बहुत सारे जो आपके रिसोर्सेस लगेंगे, कंपनी या व्यवसाय को खड़ा करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा उसको बोलते हैं स्थायी निवेश, स्थायी पूंजी निवेश। क्लियर है? तो उसके लिए ये सारी क्राइटेरियाज है कि देखिए कितना देगा। जो पूंजी निवेश का जितना भी खर्च आएगा, जो इंडस्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़े करने के लिए जो खर्च आएगा उसका तकरीबन 30 से 55% तक सरकार देगी, जो 40 लाख से 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक का होगा। ठीक है, और इस प्रकार के अनेक अनुदान सरकार दिए जा रहे हैं। जैसे ब्याज में भी वो अनुदान देगी, मतलब ब्याज में भी वो छूट दे रही है। तो ये पॉइंट्स को चाहो तो पढ़ सकते हो, मेरे ख्याल से ये पॉइंट सफिशिएंट है। इसके बाद ब्याज अनुदान आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी को लगे कि पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है। ख्याल से क्या है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा, रेंज। ठीक है, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान भी कम से कम ध्यान रख लीजिए। बाकी ये ब्याज अनुदान हो गया, नेट जीएसटी, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति जो होगा, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी इनपुट। ठीक है, ये सब मार्जिन मनी अनुदान, ये सब इतना जरूरी नहीं है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विद्युत शुल्क जो है उसमें भी छूट दी जाएगी, ये भी एक तरीके का अनुदान है। तो ये सब चाहे तो आप पढ़ लें, इतना जरूरी नहीं है। महिला स्व सहायता समूह या महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्टअप उद्यमों की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत, औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत घोषित स्टार्टअप पैकेज में 5% अतिरिक्त अनुदान और छूट के मामलों में 1 वर्ष अतिरिक्त तो छूट दी जाएगी। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और दोनों का एक ही है। क्लियर है क्या? तो ये 2 पॉइंट पढ़ लेना, इसके पहले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस ध्यान में रखते हैं, एक एक बार रीड कर लेना आप लोग। ठीक है, बढ़े आगे, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये इसका बैनर भी है, तो बैनर भी आप चाहें तो, वैसे तो इसमें सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। ये बैनर के माध्यम से आपको कलरफुल और काका का फोटो भी देखते हुए आपको हो सकता है ज़्यादा अच्छा लगे, तो इसको एक बार देख लेना। ठीक है, ओके। केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी वर्ष 2021-22, केंद्रीय गृह मंत्री है ना 2021-22 अमित शाह जी, उनके द्वारा ट्रॉफी दी जाती है। देखो 4-5 क्षेत्र हैं, जैसे अगर कोई कालाबाजारी रोक रहा है, कोई ड्रग्स वगैरह सप्लाई वगैरह रोक रहा है, ठीक है, कोई हथियार सप्लाई को रोक रहा है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी को रोक रहा है, तो इस क्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अवार्ड या मेडल या ट्रॉफी दी जाता है, दी जाती है। ठीक है, तो इसको छत्तीसगढ़ में क्यों पढ़ रहे हैं? देखो ये जो केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी मैंने बोला, जो इन सभी कार्यों के लिए दिए जाते हैं, ये पुलिस विभाग को भी दिया जाता है। किसको दिया जाता है? पुलिस विभाग को भी दिया जाता है 3 क्षेत्रों में।
ठीक है, वो क्षेत्र आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रख लो कि केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी जो है वो किसको मिला है, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल माना में जो है रायपुर, उसको ये ट्रॉफी दी गई। ठीक, बेस्ट ट्रेनिंग संस्थान हेतु राज्य के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल माना को केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी के लिए सम्मान के लिए चयन किया गया है। क्लियर है। अब मैंने बोला जैसे देखो ये जो अलग अलग है, तस्करी हो गया, कालाबाजारी, हथियार सप्लाई, टेररिस्ट एक्टिविटी, ये सबको रोकने के लिए मैंने बोला कि पुलिस विभाग को भी दिया जाता है, चाहे वो ट्रेनिंग के पर्पज से हो या किसी भी पर्पज से, ये अवार्ड जो है केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी दी जाती है। और ये मिला है किसको, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल माना को, रायपुर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023, इंपॉर्टेंट है सतत विकास पुरस्कार। सतत विकास को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राइज। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, जिसको DDU PSVP के तहत मतलब बोलते हैं, उसके तहत दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी है स्वस्थ पंचायत श्रेणी और दूसरी कैटेगरी है गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका पंचायत श्रेणी। दो कैटेगरी है, एक स्वस्थ पंचायत, ठीक, और एक गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका। एक तो गरीबी मुक्त किया और उन्नत आजीविका मतलब एक नए तरीके से आजीविका के साधन उस पंचायत ने खोजे। तो ये दो कैटेगरी है। स्वस्थ पंचायत श्रेणी में जो प्राइज मिला है, पुरस्कार मिला है, वो मिला है ग्राम पंचायत सांकरा को। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है, नगरीय विकास खंड के अंतर्गत आता है, जिला होगा धमतरी, विकास खंड जिला, ग्राम पंचायत का नाम सांकरा। दूसरा जो गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका ग्राम पंचायत श्रेणी में दिया गया है ये पुरस्कार, वो दिया गया है ग्राम पंचायत नगम को, नगम। और ये नगम लुंड्रा विकास खंड के अंतर्गत आता है, और लुंड्रा विकास खंड की अगर बात करूं तो जिला होगा सरगुजा, सरगुजा। ठीक है, ये इसका बैनर भी, फोटो भी देख पा रहे होगे आप। आगे बढ़ जाए। मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना और छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान योजना, ये दो एक प्रकार की योजनाएं सरकार के द्वारा शुरू की गई है छत्तीसगढ़ की लोक कला पर्व संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, कि ये जो लोक कला संस्कृति है, पर्व है छत्तीसगढ़ के, ये लोगों के बीच बने रहे, चाहे वो आदिवासी पर्व हो या लोक पर्व हो छत्तीसगढ़ के। दो अलग अलग योजना शुरू की गई है, जिसमें से पहली योजना है छत्तीसगढ़ी माफ करो मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना। शुभारंभ कब हुआ इसका, 13 अप्रैल 2023, 13 अप्रैल 2023। ठीक है, देखो कहां इन्होंने घोषणा की, तो प्रियंका गांधी कुछ समय पहले आई थी, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, पढ़ा भी होगा, तो उसी समय, और ये समय था 13 अप्रैल का। कहां पर थे ये, बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में थे। कहां पर, लाल बाग में आयोजित ये सम्मेलन हो रहा था, और इसको बोला भरोसे के सम्मेलन, भरोसे का सम्मेलन। ठीक है, हर चीज भरोसे का हो रहा है अभी काका के समय में, है ना, भरोसे का बजट आया, अब भरोसे का सम्मेलन भी हो रहा है ना। तो भैया पूछ देगा, देख लेना, क्योंकि जो भेंट मुलाकात कर रहे हैं इस CGPSC प्रीलिम्स में जो 2022 का था, उसमें भेंट मुलाकात इस डेट में कहाँ हुआ था, सॉरी स्थान का नाम दिया था, किस तिथि में हुआ था, डेट में हुआ था, पूछ दिया था। तो पूछ देगा जो भरोसे का सम्मेलन है वो कौन सी डेट को हुआ, प्लस कौन आया था तिथि, प्लस कहाँ हुआ, ये तीनों चीज ध्यान रखो। तो भैया एक एक बात कहीं से भी पूछ देगा, अगर 13 अप्रैल भरोसे का सम्मेलन, बस्तर संभाग का मुख्यालय जगदलपुर, लाल बाग, उपस्थिति अतिथि प्रियंका गांधी, मुख्य अतिथि। ठीक है, आगे बढ़े। अब घोषणा कब कर दी थी इन्होंने, इस चीज की घोषणा कर दी थी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर। घोषणा पहले की जा चुकी है। जो मैं एक और बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान योजना, निधि योजना, उसकी भी जो घोषणा है वो 26 जनवरी को हो चुकी है। तो दोनों योजना की जो घोषणा है 26 जनवरी को हो चुकी है। बस वो वेट कर रहे थे कि कौन गांधी परिवार से छत्तीसगढ़ में आए और इस योजना की वो प्रॉपर शुभारंभ कर दे। तो प्रियंका गांधी आ गई। पिछले बार जब हमने देखा था राहुल गांधी जब आए थे छत्तीसगढ़, तो बहुत सारी योजनाओं का मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ किया था। तो इस बार प्रियंका गांधी आ गई, तो मौके देख रहे थे, 13 अप्रैल को आई, इन्होंने शुभारंभ कर दिया सीधा इस योजना की। बजट, वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में इस योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। उद्देश्य क्या है, अनुसूचित क्षेत्र में ग्रामों के, जैसे कि मैंने बताया, जो भी उत्सव है, त्योहार, मेला है, जात्रा पर्व है, सरना पूजा, देवगुड़ी, नवाखाई, छेड़छेड़ा, जितने भी आप आदिवासी पर्व के बारे में जानते हैं, अक्ति, हरेली, उत्सव, त्योहारों, संस्कृति को संरक्षित करने एवं इन त्योहारों, उत्सवों को मूल स्वरूप में आगामी पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से सांस्कृतिक परंपराओं का अभिलेखन करना है। सांस्कृतिक परंपराओं का अभिलेखन करना है। क्लियर है।
योजना और इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेंगे हम लोग, है ना, पूरी डिटेल जानकारी। योजना, इस योजना के तहत आदिवासी पर्व और त्योहार के गरिमामय आयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को अनुदान भी दिए जाएंगे। देखो, एक तो है अभिलेखन करना, ठीक है, मतलब जो भी संस्कृति वगैरह है उसको सहेज के रखना कि क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होता है इस परंपरा लोक संस्कृति पर्व में, ठीक है, संपूर्ण तरीके से अभिलेखन करना उसका मतलब एक लेख के रूप में उसको लिख के रखना, अच्छे से इसका संरक्षित करना, पूरी जो प्रक्रिया वगैरह विधि वगैरह होती है किसी भी पर्व को मनाने में उसके बारे में संपूर्ण जानकारी, ये हो गया अभिलेखन। साथ ही साथ उस पर्व के आयोजन के लिए भी संबंधित ग्राम पंचायत को अनुदान राशि दी जाएगी, तो ये भी लिखा है, क्लियर है क्या। आगे देखें, अनुदान प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रति वर्ष 2 किस्तों में 10,000 रुपए दिए जाएंगे, क्लियर है, उस पर्व को संचालित वगैरह करने के लिए, उसके प्रबंध के लिए। योजना छत्तीसगढ़ के समस्त अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति विकास खंड में लागू होगा। अनुसूचित क्षेत्र बोल दिया, खत्म, अनुसूचित जनजाति विकास खंड बोलने की जरूरत उसमें फिर है नहीं। योजना का क्रियान्वयन, योजना की इकाई गांव में होगी, जो योजना की इकाई होगी ना, मूल इकाई, वो गांव ही होगी, ठीक है। नोडल एजेंसी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत होंगे, जो मुख्य नोडल एजेंसी होगी वो जनपद पंचायत होगा, मान लेना, और जनपद पंचायत नहीं देगा, अधिकारी के रूप में देगा, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा, जिसको हम बोलते हैं CMO, ठीक है, CMO, क्लियर है क्या। आगे बढ़े, समिति, ग्राम पंचायत स्तरीय शासी निकाय समिति का गठन, इसके लिए एक समिति बनाई जा रही है। इसमें कौन कौन शामिल होंगे भैया, इसका कार्य संचालन करने के लिए लोग तो चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर एक निकाय समिति बनेगी ना, उस समिति में कौन कौन सदस्य होंगे, देखिए, होंगे सरपंच जो इस समिति के अध्यक्ष होंगे, ठीक है, गायता, पुजारी, ये सब कौन होते हैं, सिरहा, ये सब मैंने बताया ना, उस ग्राम पंचायत या अनुसूचित क्षेत्र के देव स्थल के पुजारी, ग्राम प्रमुख, पंचायत प्रमुख होते हैं। ये सब नाम हमने ऑलरेडी लोक कला संस्कृति जनजाति पढ़ा था, उसमें देखा था। गुनिया, बैगा, ये सारे सदस्य इसमें शामिल होंगे, क्लियर है क्या। ग्राम के 2 बुजुर्ग भी इसमें शामिल होंगे, ग्राम की 2 महिला इसमें शामिल होगी। ग्राम कोटवार मतलब, ग्राम कोटवार मतलब होता है ग्राम चौकीदार, ठीक है, ग्राम चौकीदार, चौकीदारी का जो काम करना है पूरे गांव के लिए, वो। पटेल सदस्य, ग्राम सचिव सदस्य इसमें शामिल होंगे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, जनपद स्तरीय शासी निकाय समिति का भी गठन किया जाएगा, चूंकि ये नोडल एजेंसी है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अध्यक्ष होंगे और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत इसके सदस्य सचिव होंगे, क्लियर है क्या। देखो, अनुविभागीय अधिकारी ब्रैकेट में होगा राजस्व, ये इसके अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष कौन होगा, अनुविभागीय अधिकारी, सब डिविजनल ऑफिसर। अनुविभागीय अधिकारी SDO जिसको बोलते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर, राजस्व, रिवेन्यू, ये इसके अध्यक्ष होंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी इसके सचिव होंगे, क्लियर। जनपद पंचायत के अध्यक्ष, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार इसके सदस्य होंगे। तो एकदम क्लियर, 2 एजेंसी समिति बन रही है, 2 समिति बन रही है, एक ग्राम पंचायत स्तर पर और एक जनपद पंचायत स्तर पर, क्लियर, ठीक है। ग्राम में कौन कौन से त्योहारों में इस राशि का उपयोग किया जाना है, इसका निर्धारण ग्राम स्तरीय समिति की करेगी। जो एक तरीके से राशि का उपयोग कैसे होगा, जो पैसा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है ना, उसका उपयोग कैसे होगा, इसका निर्धारण जो पहली वाली समिति है ना, ये वाली, वो तय करेगी, ये इस पॉइंट में लिखा है। इस योजना के क्रियान्वयन की निगरानी एवं समन्वय हेतु जनपद स्तरीय शासी निकाय उत्तरदायी होगा। निगरानी मतलब सुपरविजन और कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय, अच्छे से देख रेख करने वाला कि सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो ये समिति करेगी, क्लियर। किसमें कितना खर्च होना है, पहली समिति। सबको सही चल रहा है कि नहीं देखने का कार्य कौन करेगा, ये वाली समिति, एकदम क्लियर है। बढ़ जाए नेक्स्ट पॉइंट, आइए। तो ये है मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना, जैसे मैंने बोला एक प्रकार की योजना है, लेकिन एक आदिवासी क्षेत्रों को लेकर, अनुसूचित क्षेत्रों को लेकर है, ठीक है, उनके पर्व से संबंधित आदिवासी पर्व बोल रहे हैं। और एक छत्तीसगढ़ के ओवरऑल लोक पर्व की अगर बात करें तो उसके लिए है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना। सेम है वैसे सब कुछ, ठीक है, सब कुछ वैसी सेम है, बस इसका शुभारंभ हुआ 20 अप्रैल, उसका शुभारंभ हुआ 13 अप्रैल, मतलब इसका शुभारंभ हुआ बाद में, लेकिन घोषणा दोनों की 26 जनवरी को ही हुई है, ठीक है, क्लियर। अभी इसका ऑनलाइन शुभारंभ किया 20 अप्रैल को, उसको ऑफलाइन किया। आदिवासी पर्व योजना का शुभारंभ ऑफलाइन किया मौजूदगी में प्रियंका गांधी के जगदलपुर में, इसका शुभारंभ वर्चुअली किया, ऑनलाइन, ठीक है। उद्देश्य वही सारा उद्देश्य है, गैर अनुसूचित ग्रामीण क्षेत्रों, बस ये जोड़ देना, वही सारी चीजें।
अब इसमें थोड़ा लागू कहाँ कहाँ होगा देख लो। छत्तीसगढ़ प्रदेश के 14 जिलों के अंतर्गत 61 विकास खंड के सामुदायिक क्षेत्रों के 6111 ग्राम पंचायतों में लागू होगा। सर बाकी में क्यों नहीं हुआ? बाकी अनुसूचित क्षेत्र होंगे जिसमें वो आदिवासी परब योजना शुरू होगी। आई ना बात समझ में? ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाले 30 त्योहार संस्कृति परंपरा को संरक्षित करने प्रत्येक ग्राम पंचायत को 2 किश्तों में 10,000 सहायता राशि भी उतनी है। समझे कि नहीं? क्लियर है? योजना की इकाई ग्राम पंचायतों की सब कुछ सेम है भाई, उसको कर लिया मतलब इसको कर लिया, बस डेट अलग है, ये ध्यान रख लेना, है ना। समिति, इस योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय शासी निकाय समिति का गठन किया जाएगा। इसमें सरपंच होंगे, अध्यक्ष के तौर पे पुजारी, बैगा, सदस्य। अब देखो पुजारी बैगा, अभी गांव में पुजारी भी होते हैं बैगा भी होता है, ठीक है, इसमें शामिल कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ग्राम पंचायत, अभी देखो गायता, सिरहा ये सब भले नहीं दिया हुआ है, लेकिन बैगा का नाम इसमें मेंशन है तो बता दिया भाई, ठीक है। सरकारी योजना के जो उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन आया था उसमें बैगा भी था। 2 बुजुर्ग सदस्य, 2 महिला सदस्य, ग्राम कोटवार भी होगा, पटेल सदस्य, ग्राम सचिव को शामिल किया जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। माता कौशल्या महोत्सव मनाया गया कब? 22 अप्रैल 2023 को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ये सब चीज बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्तमान सरकार है उसके द्वारा कुछ भी चीज अगर नया किया गया है तो उसके संबंध में कुछ भी नहीं एग्जाम में छूटना, मतलब आपसे नहीं छूटना चाहिए, एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाएगा। क्योंकि माता कौशल्या धाम या माता कौशल्या मंदिर को डेवलप करने वाले थे, ना, विकास करने वाले पूरे विश्व स्तर पर वो वर्तमान मुख्यमंत्री थे। तो माता कौशल्या के संबंध में जो भी बातें हैं वो तो आपको पता होनी चाहिए। कब किया गया? ये 22 अप्रैल को था। अक्ति, पुत्री पुत्रा विवाह, अक्षय तृतीया, 3 दिवसीय आयोजन किया गया 22 से 24 अप्रैल। ठीक है, इसकी घोषणा ऑलरेडी हो गई थी 26 जनवरी के दिन। भगवान श्री राम के ननिहाल और माता कौशल्या की नगरी चंदखुरी में विशेष मंदिर परिसर में पर्यटन विभाग द्वारा तैयार पर्यटन कैफे का भी उद्घाटन किया गया। पर्यटन कैफे और छत्तीसगढ़ में मान के चलो सरकार द्वारा जो भी कैफे खुलेगा छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसे जाएंगे, साथ ही साथ मिलेट्स के व्यंजन भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो हमको पता है। स्व सहायता समूह की स्टॉलों में छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। ख्याति प्राप्त कलाकारों का प्रस्तुति भी इसमें शामिल था, जैसे सुप्रसिद्ध गायिका कविता पौडवाल, रमिंदर खुराना, तृति शाक्या, व्योमेश शुक्ला, प्रभंजन चतुर्वेदी और देवेश शर्मा जैसे जाने माने कलाकार प्रस्तुतियां दी गई इनके द्वारा। ठीक है, ये पूरा आप फोटो देख सकते हो जो जिस समय ये आयोजन हो रहा था, ये पूरा सजावट है और ये माता कौशल्या है ना, ये पूरा देख सकते हो मंदिर के अंदर का। भगवान राम की बड़ी मूर्ति है बाहर में। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला जीरो वेस्ट अत्याधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया। जैसे ही रायपुर में अगर आप रहते भी होंगे, कभी आए होंगे, तो जो नया बस अड्डा है रायपुर का, भाटा गांव, ठीक है, वहां पर ही रावण भाटा के बगल में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहले से है, लेकिन उसमें एक नई यूनिट का शुभारंभ किया गया है। एक बार पढ़ लीजिए बस। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया इतना सब कुछ कि नया जो बस स्टैंड है रायपुर का, शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से है, रावण भाटा है वहाँ पर, है ना, उसी के साइड में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। इतना सब कुछ बोला तो ये चीज़ ध्यान में रहेगा। तो नया यूनिट शुरू किया गया, ठीक है, कब? 26 अप्रैल को, है ना। तो एक भेंट मुलाकात का कार्यक्रम चला रहे थे ये दक्षिण रायपुर विधानसभा क्षेत्र में, नाम है भाटा गांव। 80 mld मेगा लीटर प्रतिदिन, मेगा लीटर पर डे, ठीक है, मेगा लीटर पर डे, ठीक है, इसकी क्षमता है क्या? प्योरीफाई करने की वाटर की। लगभग 15 करोड़ 86 लाख रुपए इसमें खर्चा है। प्रणाली, इस संयंत्र का संचालन लेमेला ट्यूब सेटलर पद्धति से, पद्धति का नाम ध्यान रख लो, क्योंकि इस पद्धति से कैसा वाटर प्योरीफाई होता है अगर ये जानना है तो आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरी तरह स्वचालित प्रणाली पर आधारित होगा। विशेष यह संयंत्र छत्तीसगढ़ का पहला जीरो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। देखो, कोई भी जो वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है ना, उसमें पानी वेस्ट होता है। ये आपको पता होगा, किसी के घर में अगर RO-UV वाटर प्योरीफायर लगा होगा, RO-UV वाटर प्योरीफायर, तो वो शुद्ध पानी देने के लिए बहुत सारे पानी वेस्ट करता है। वैसे ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी होता है, पानी को प्योरीफाई करने के लिए उसमें से बहुत सारे पानी वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन इसकी खास बात क्या है? ये पहला जीरो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, मतलब इसमें पानी का वेस्टेज नहीं होगा और पानी प्योर होगा। ठीक है, इससे राजधानी को टैंकर मुक्त करने की मदद मिलेगी। क्लियर है फ्रेंड्स? आइए नेक्स्ट, और ये इसका फोटो है, कास्केड एरेटर, ये यूनिट जो आप देख पा रहे हैं। क्लियर है? आइए, रबड़ उत्पादन का कार्य शुरू किया जाएगा केरल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, रबड़ की खेती
पेड़ से निकलता है एक पदार्थ जिससे रबर बनाया जाता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ के रायपुर के इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय तथा रबर अनुसंधान संस्थान कोट्टायम कोट्टायम केरल के मध्य एक समझौता हुआ है इस रबड़ की खेती के लिए। ठीक है, रबड़ नहीं, रबर रबर। ठीक है, रबड़ बोल देते हैं हम लोग, रबर होता है। कोट्टायम के मध्य समझौता हुआ है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के साथ। रबर अनुसंधान संस्थान कोट्टायम केरल में जो है, छत्तीसगढ़ में रबर की खेती की संभावनाएं तलाशने के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र बस्तर में 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रबर की प्रायोगिक एक ट्रायल बेसिस पे खेती करेगी, एक ट्रायल बेसिस पे खेती करेगी। ये सब इसका फोटो है। ओके, नेक्स्ट, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना भी चलाई गई लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से। देखिए, ये संचालित किसके द्वारा की जाएगी? संचालनालय। अभी ठीक है, ये बोलने में मुझे हमेशा तकलीफ होती है। संचालनालय, ओके, संस्कृति और राजभाषा के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है ये लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना। राज्य की कला संस्कृति परंपरा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अंचल के जो लोक कलाकार है, विविध लोक कलाकार हैं, चाहे वो नृत्य से संबंधित हो, लोक नाट्य से संबंधित हो, लोक गाथा, छत्तीसगढ़ी गीतकार, वाद्य यंत्र वादक, शिल्प कलाकार, मतलब जो भी प्रदर्शनकारी लोक कला जिसको बोलते हैं ना, प्रदर्शनकारी लोक कला बोलने का मतलब है ऐसी कला जो हमको प्रदर्शन के रूप में देखने को मिलती है, जिसका प्रदर्शन प्रस्तुति की जाती है। गायन, नृत्य, ठीक है, वादन, वाद्य यंत्र वादन, ठीक है, ये सब कुछ। तो ऐसे कलाकारों को क्या किया जाएगा? प्रोत्साहित किया जाएगा, अवार्ड वगैरह देके, कुछ राशि, प्रोत्साहित राशि देकर। ठीक है, आइए देखते हैं योजना के अंतर्गत वार्षिक प्रोत्साहित राशि किसको किसको क्या क्या मिलेगी। राज्य के लोक कलाकारों दलों को नृत्य, संगीत, लोक नाट्य, लोक गाथा, छत्तीसगढ़ी गीतकार कला में, ये सब कला की कैटेगरी है। नृत्य के लिए, संगीत के लिए, लोक नाट्य के लिए, लोक गाथा के लिए, और जो गीतकार हैं उनको अधिकतम 30 कलाकार का दल होना चाहिए। 24,000 रुपए दिए जाएंगे वार्षिक। अगली कैटेगरी है वाद्य यंत्र वादक, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं और उसके माध्यम से कला प्रदर्शित करते हैं। उसके एक ग्रुप में 25 दल होने चाहिए, 25 लोगों का दल होना चाहिए, माफ करो, उनको दिया जाएगा 18,000 रुपए। शिल्प कलाकार हैं, जो शिल्प कलाकार हैं, ठीक है, शिल्प कलाकार मतलब जो शिल्प कला के माध्यम से कुछ उत्पाद वगैरह बनाते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, दल में होना चाहिए 20 कलाकार, 15,000 रुपए दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ी पाक कला, छत्तीसगढ़ी पाक कला मतलब छत्तीसगढ़ी व्यंजन कला बोल रहे हैं ना, है ना, उसमें 15 अधिकतम कलाकार एक दल में हो तो 12,000 रुपए। ठीक है, छत्तीसगढ़ी सौंदर्य कला, श्रृंगार कला में 10 कलाकार एक दल में 2,000 रुपए प्रोत्साहित राशि दी जाएगी। इसके अलावा योजना अंतर्गत मासिक छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी राज्य के ऐसे छात्र और छात्राएं जो संगीत, नृत्य, प्रदर्शनकारी कला विधा में शिक्षा, उच्च शिक्षा या प्रशिक्षण संस्था में अध्ययनरत हो। मतलब जो संगीत विश्वविद्यालय, कला विश्वविद्यालय, कला जो महाविद्यालय, ऐसे जगह संस्थानों में या प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं, ऐसे छात्रों को भी छात्रवृत्ति मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी। क्लियर? प्रशिक्षण संस्था गुरु शिष्य परंपरा के स्तर के छात्र कलाकारों को प्रतिवर्ष जो चयनित हैं उनको मिलेगा 5,000 रुपए। ये पहला कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी यहाँ पर लिखा है स्कूल शिक्षा स्तर के छात्र कलाकारों को प्रतिवर्ष 8,000 रुपए। उच्च शिक्षा स्तर के छात्र कलाकारों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए दिए जाएंगे प्रोत्साहन राशि, स्कॉलरशिप जैसा मान लो इसको। आगे खद्दी पर्व का शुभारंभ, खद्दी पर्व ठीक है, सरहुल पर्व या सरहुल पूजा के नाम से जानते हैं। खद्दी पर्व क्यों? चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है, मुख्यमंत्री मौजूद रहे इसका हमको ध्यान रखना है। विधि विधान से धरती की पूजा की जाती है, सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की जाती है। ठीक है, तो ये खद्दी पर्व मतलब धरती पूजा, सरहुल पर्व या सरहुल पर्व के नाम से भी हम इसको जानते हैं। मुख्यमंत्री मौजूद थे करके ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र पूर्णिमा। ऑलरेडी हम स्टैटिक पोर्शन में पढ़ के जानते हैं इसको। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सहायता राशि में बढ़ोतरी की गई है। ठीक है ना, इस योजना के तहत बढ़ोतरी हुई है, इस योजना के बारे में हम पहले से जानते हैं। तो सहायता राशि कितनी हो गई? 25,000 से बढ़ के 50,000 रुपए कर दी गई है। इसके अंतर्गत देय लाभ और पात्रता पहले से हम पढ़ चुके हैं, आप चाहे तो एक बार पढ़ सकते हैं। किसी भी गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करने वाले परिवार के अगर 2 कन्याएं हैं, 2 कन्या जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, 2 कन्या अधिकतम, उनको 50,000 रुपए दी जाएगी उनके विवाह के लिए। ठीक है, साथ ही साथ श्रृंगार वगैरह के सामान वगैरह भी दिए जाएंगे, श्रृंगार सामग्री, अन्य दैनिक उपयोग के सामान उपहार स्वरूप सरकार द्वारा दिए जाएंगे। और ये फोटो भी देख पा रहे हो, मुख्यमंत्री जी उपहार दे रहे हैं इस जोड़े को,
इस जोड़े को नहीं बोलना चाहिए, कन्या को बोलना चाहिए, क्योंकि योजना कन्या के नाम पे है। ठीक है, आगे देखो अन्य कुछ तथ्य में कमल विहार का नाम अब कहलाएगा कौशल्या विहार। रायपुर में कमल विहार है, बहुत बड़ा मतलब प्लॉटिंग एरिया है जहाँ पर प्लॉट करके घर पर बनाए जाते हैं, प्लॉटिंग किया जाता है, तो उसका अब नाम होगा कमल विहार का कौशल्य विहार, बस एक नाम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई। सोरबोन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस फ्रांस से यह उपाधि श्री अरबिंदो फाउंडेशन द्वारा राजधानी रायपुर में आयोजित होटल सयाजी में सोरबोन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस फ्रांस के कार्यक्रम ग्लोबल अवार्ड 2023 में दे दिया गया। ठीक है, पावर हो तो कुछ भी मिल जाता है, डॉक्टरेट भी मिल जाता है। ठीक है, डॉक्टरेट की उपाधि भी मिल जाती है। तो ये था अप्रैल महीने का करंट अफेयर संपूर्ण जानकारी पूरे डिटेल में पॉइंट सहित। इन सभी पॉइंट्स को करिएगा जरूर। ठीक है, चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।